हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सामाजिक अध्ययन की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में सामाजिक अध्ययन के टॉप 60 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर बार सीटेड एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना। 60 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विस्तार, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए भाई, गुड इवनिंग सभी को। स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहला प्रश्न हड़प्पा सभ्यता से है। यहां पे देख सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों, जिसे शहर भी बोलते हो, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है। जैसे यहां पे पहला कथन क्या है कि लोथल में अग्निकुंड मिले हैं जहां यज्ञ किए जाते होंगे। कालीबंगा में जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। तो इसमें ये दो कथन दिए हैं, तो इसमें कौन कौन सा कथन आपका सही है ये आपको बताना है। बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलिए बताएंगे सब लोग। ऑप्शन देख लीजिए फिर आप लोग बताइए इसमें। और डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी को पता है। मॉर्निंग में सुबह 9 बजे आपकी क्लास चलती है, दोपहर में 2:30 बजे क्लास चलती है, उसके बाद शाम को 6:45 पे क्लास चलती है। ठीक है, चलिए। तो लोथल में अग्निकुंड मिले हैं जहां यज्ञ किए जाते होंगे, बिल्कुल सही है। कालीबंगा में जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो यहां पे पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कहां पे है, किस राज्य में है कालीबंगा? कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर आप लोग बताना है। ठीक है, चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मिलान करना है। एक तरफ यहाँ पे स्थान है यानी कि स्थल नेम है और एक तरफ राज्य है, तो इसका मिलान आपको करना है। चलिए मिलान करिए सब लोग। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू हैं, यानी कि सीटेट में पूछे गए प्रश्न हैं ये। भीमबेटका कहां पे है बताइए सब लोग। भीमबेटका ये आपका मध्य प्रदेश में है। कहां पे है? मध्य प्रदेश में। मिलान आप सभी को पता है कैसे किया जाता है। जैसे ये चार है, चार स्थान के नाम है, इनमें से एक का भी आपको पता है तो उसमें टिक कर दो। जैसे भीमबेटका का आपको पता है, तो भीमबेटका कहां पे है? आपका मध्य प्रदेश में। तो ए का 4 देखिए किस में है, तो ए का 4 ये तीसरे और चौथे में है, इसमें नहीं है तो इसको कट कर दो आप, वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब ऐसे आपको मिलान करते हुए चले जाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका राजगृह है, तो राजगृह कहाँ पे है? ये आपका बिहार में है। ठीक है, तो बी का आपका थर्ड में चला जाएगा, ये भी इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद इमाम, इनाम जो है गांव, ये आपका महाराष्ट्र में है, तो यानी कि सी का फर्स्ट में चला जाएगा, तो सी का फर्स्ट इसमें है, ये आपका सही होगा। बाकी आपका बचा क्या? ब्रह्मगिरी, तो ब्रह्मगिरी आपका जो है कर्नाटक राज्य में है, तो यहाँ पे आपका जो है दूसरा वाला में चला जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका सही होगा, ऑप्शन 32 का 3 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इनको आप लोग अच्छे से नोट कर लेना कि कौन सा स्थल जो है किस राज्य में है। ठीक है, चलिए। और जितने भी लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी सीटेट की क्लासेस, जो भी अपडेट आएंगी, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अल इद्रीसी और उसके द्वारा बनाए गए मानचित्र के संदर्भ में सही है? पहला क्या है? वह एक फारसी भूगोलवेत्ता थे। जगहों के नाम अरबी में चिन्हित हैं। श्रीलंका ऊपर की ओर, उत्तर भारत नीचे की ओर दिखाई पड़ता है। तो इसमें कौन कौन सा सही है आपको बताना है। 33 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बताएंगे सब लोग। अल इद्रीसी और उसके द्वारा बनाए गए मानचित्र के संदर्भ में कौन कौन सा सही है इसमें? बताएंगे सब लोग। तो इसमें आपका जो सही है ये वाला सही है, ये वाला सही है, यानी कि जगहों के नाम अरबी में चिन्हित है और श्रीलंका ऊपर की ओर और उत्तर भारत नीचे की ओर जो है दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे बी सी वाला आपका सही है केवल। ठीक है, चलिए। ये एक अरब मानचित्रकार था, ठीक है ना, अरब मानचित्रकार था। यहाँ पे फारसी भूगोलवेत्ता दिया गया है, तो ये आपका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। निम्नलिखित वक्तव्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। शासकों द्वारा मंदिर और मस्जिद का निर्माण किया गया है। जैसे यहाँ पे पहला क्या है कि भगवान के साथ अपनी घनिष्ठता प्रमाणित करने के लिए, और दूसरा क्या आ रहा है कि शक्ति और वैभव प्रदर्शन करने के लिए, पुजारी वर्ग को संतुष्ट करने और उनका समर्थन पाने के लिए। तो इसमें कौन कौन सा सही हो जाएगा ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए और प्रश्न को एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिए, फिर आप लोग जवाब दीजिए। बताइए भाई सब लोग।
तो इसमें ये वाला यानी कि भगवान के साथ अपनी घनिष्ठता प्रमाणित करने के लिए, और ये वाला आपका सही हो जाएगा शक्ति और वैभव प्रदर्शन करने के लिए। ठीक है, तो ए बी आपका सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आदिवासियों के मामलों में ब्रिटिश शासन की जो है भूमिका पर दिए गए कथनों पर जो है आपको विचार करना है। दो कथन है, जैसे पहला कथन क्या कह रहा है, ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कार्यों और अधिकारों में काफी बदलाव आया, आदिवासी मुखियाओं को गांव के समूह में अपनी जमीनों का अधिकार मिला, और साथ में शासकीय शक्तियां भी बनी रही। तो इसमें कौन कौन सा आपका सही हो जाएगा ये आपको बताना है। बताइए भाई सब लोग। गुड इवनिंग भाई, वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। यहाँ पे आदिवासियों के मामले में आपको ब्रिटिश शासन की भूमिका पर जो है आपको बताना है। तो इसमें आपका केवल यही वाला सही है कि ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कार्यों और अधिकारों में काफी बदलाव आया। ठीक है, चलिए केवल फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दृढ़ कथन ए है और कारण आर है। यहाँ पे दृढ़ कथन ए क्या कह रहा है कि मुगल ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। कारण आर क्या कह रहा है, उत्तराधिकार में वे शहादा याद की प्रथा को अपनाते थे। तो सही विकल्प इसमें कौन सा होगा बताइए, सही विकल्प का चयन कीजिए सब लोग। गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप हमारे चैनल से बिल्कुल फ्री में प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है आपके। ठीक है, 36 का जवाब दीजिए, मैं आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ भी दे रहा हूं। जैसे ही क्लास खत्म होगी तुरंत इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम से। तो 36 का जवाब दीजिए सब लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए दृढ़ कथन आपका जो है आपका सही है और कारण आर भी सही है, बट यहाँ पे व्याख्या सही नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, आर सही व्याख्या नहीं है एक ही, यहाँ तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, भारत में औपनिवेशिक काल में जनजातियों के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार कर सही की पहचान आपको करना है। जैसे क्या है यहाँ पे कि ब्रिटिश राज में जनजातियों के जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरा क्या है कि ब्रिटिश राज में भी जनजातीय क्षेत्रों का जनजातीय मुखियाओं द्वारा प्रबंधन किया जाता था। तीसरा क्या है कि जनजातीय मुखिया अपनी पारंपरिक भूमिका नहीं निभा पा रहे थे। तो इसमें कौन कौन सा सही हो जाएगा ये आपको बताना है। बताइए भाई, भारत में औपनिवेशिक काल में जनजातियों के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार कीजिए आप लोग। 37 का जवाब दीजिए सब लोग। तो केवल इसमें आपका यही वाला सही है। ठीक है, चलिए केवल बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे अभिगतन ए है और कारण आर है। अभिगतन ए क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद गोरखा, सिखों, पठानों और दक्षिण भारत में से ज्यादा सिपाही भर्ती किए गए थे। और कारण आर क्या कह रहा है कि ये सिपाही ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति निष्ठावान थे और इन्होंने बगावत में भाग नहीं लिया था। तो इसमें कौन कौन सा भाई सही है, कौन किसकी व्याख्या करता है, कौन नहीं करता है, या दोनों गलत हैं, या ए सही है आर गलत है, ये आपको बताना है। फटाफट जवाब दीजिए सब लोग। अविकथन कारण दोनों लिखे हुए हैं आपके स्क्रीन पे, जवाब दीजिए सब लोग। बताइए भाई सब लोग। तो ये जो अभिकथन ए है ये बिल्कुल गलत है आपका, कारण आर भी आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और आर जो दोनों हैं गलत हैं। ओके, चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, इस तरह की जो है चित्रशैली में भारत को एक ऐसे अनूठे भूप्रदेश के रूप में चित्रित किया जाता है जिसकी ब्रिटिश कलाकार सेनानियों को पड़ताल करनी पड़ी थी। यथार्थपरक, परिपेक्ष, रूप चित्रण या चित्रोपम। 39 का जवाब दीजिए। इस तरह की चित्र शैली में भारत को एक ऐसे अनूठे भूप्रदेश के रूप में चित्रित किया जाता था जिसकी ब्रिटिश कलाकार सेनानियों को पड़ताल करनी थी। तो 39 का ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा चित्रोपम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, परमहंस मंडली का गठन डैश उन्मूलन के लिए हुआ था, किसके लिए हुआ था, सती, जाति, बाल विवाह या प्रतिष्ठा के लिए हत्या। 40 का जवाब दीजिए सब लोग। बताइए भाई सब लोग, 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो परमहंस मंडली का गठन जो है जाति उन्मूलन के लिए हुआ था। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पे आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, श्री नारायण गुरु के द्वारा जाति समानता की मांग का आधार था क्या। बताइए क्या आधार था मांग का। 41 का जवाब दीजिए सब लोग भाई।
और अभी भी वीडियो को लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, शेयर भी कर दो, बार बार कहना ना पड़े। 41 का जवाब दीजिए सब लोग। और डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी को पता है, डेली टाइम से आपको क्लास देखनी है, एक भी क्लास आपसे जो है छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम नजदीक है आपका। तो 41 का राइट आंसर दीजिए सब लोग। तो इसमें केवल यही आपका सही है, ये वाला, कि यह विश्वास है कि सारी मानव जाति एक जाति से संबंधित है। ठीक है, यही आधार था इनका। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अविकथन और कारण वाला प्रश्न है, पढ़िए फिर आप लोग जवाब दीजिए। 42 का जवाब दीजिए। स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को किसानों से लचीले रूप से लगान इकट्ठा करना होता था तथा कंपनी के स्थायी राजस्व देना होता था। कारण आर क्या है कि लगान को लचीला बनाने के पीछे कंपनी की सोच थी कि यह जमींदारों को भूमि को बेहतर बनाने के लिए खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो इसमें दोनों आपका गलत है, दोनों गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है चौथा वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे। यदि आप एक नरमपंथी नेता होते तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा जो है तरीका अपनाते? अन्यायपूर्ण शासन के विरुद्ध जनता में जागरूकता विकसित करते, या ब्रिटिश संस्थानों तथा वस्तुओं का बहिष्कार करते, या जनता की राय को प्रभावित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजते? क्या करते बताइए। 43 का जवाब दीजिए सब लोग। 43 का जवाब दीजिए। यदि आप एक नरमपंथी नेता होते तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाते? बताइए भाई सब लोग। तो तरीका यही अपनाते, कौन सा बताइए। 43 का जवाब दीजिए सब लोग। अन्यायपूर्ण शासन के विरुद्ध जनता में जागरूकता विकसित करते और जनता की राय को प्रभावित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में अपना जो है प्रतिनिधि भेजते, यही तरीका अपनाते। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है ए सी सही होगा। तो ए सी देखिए किसमें, ऑप्शन दूसरे वाले में है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित जो है की थी कहाँ? अहमदाबाद में, इलाहाबाद में, या दिल्ली में, या पोरबंदर में? 44 का जवाब दीजिए। तो महात्मा गांधी की जो है अस्थियां जो प्रवाहित की गई थी, ये अस्थियां प्रवाहित की गई थी इलाहाबाद में। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अच्छा इनका जो निधन हुआ था किस सन में हुआ था? कमेंट बॉक्स में सभी लोग छापेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार और आकृति जो है लगभग पृथ्वी के ही समान है? बिल्कुल सरल प्रश्न है, वो है आपका शुक्र। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, कि यहाँ पे सूची पर विचार करना है। जैसे यहाँ पे नदियों के नाम है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तापी और महानदी। तो इसमें से कौन सा एक दूसरे से भिन्न है आपको बताना है। 46 का जवाब दीजिए। 46 का जवाब दीजिए। तो इसमें देखिए आपका जो भिन्न है वो है तापी नदी। क्यों भिन्न है? क्योंकि जैसे यहाँ पे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये जैसी आपकी नदियां हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, और ये जो है पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, जैसे तापी ये भारत के मध्य क्षेत्र में नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच निकलती हैं और ये पश्चिम में अरब सागर में बहती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कथन, और यहाँ पे कथन बी है, कथन ए, कथन बी पे आपको विचार करना है कौन सा सही होगा। वे स्थान जो ग्रीनविच के पश्चिम में है उस उनका जो है समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो स्थान पूर्व में है उनका समय पीछे होगा। कथन बी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। 47 का राइट आंसर दीजिए सब लोग। तो बी वाला तो बिल्कुल सही है भाई, जो पृथ्वी है ये पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, तो बी सही है। वे स्थान जो ग्रीनविच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होता है, इस तथा जो स्थान पूर्व में है उनका समय जो है पीछे होता है। ये बिल्कुल आपका गलत है, तो बी इसमें सही है, ए गलत है। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कथन कारण दिया है और अच्छे से पढ़िए आप लोग। जब से ऑनलाइन आपका एग्जाम हुई थी ये कथन कारण वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछ लगे हैं, पहले क्वेश्चन ये नहीं पूछे जाते थे, ये वाले क्वेश्चन। 48 का जवाब दीजिए। तो इसमें कन्याकुमारी में रात और दिन की अवधियों के बीच का अंतर मुश्किल से महसूस होता है, परंतु कश्मीर में ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही है। और आर क्या कह रहा है कि एक देशांतरी विस्तार रात और दिन की अवधि को प्रभावित करता है अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाएं। इसमें दोनों सही हैं बट व्याख्या सही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 48 का जो ऑप्शन सही होगा, आर इसमें आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आर इसमें गलत हो जाएगा।
तो यहाँ पे ए सही है, आर गलत है। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल भाई सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कथन एबीसी में दी गई विशेषताएं जो है किससे संबंधित है आपको बताना है। जैसे यहाँ पे क्या है विशेषताएं, पहली कि इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है, और दूसरी विशेषता क्या है कि इसके एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं, इनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। तो क्या है, पर्वत, पठार, घाटी, चोटी, क्या है, 49 का जवाब दीजिए। तो वो है पठार। ये पठार की तीनों विशेषताएं हैं एबीसी में। ठीक है ना, 49 का ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इसमें, बताइए कौन सा कथन इसमें आपका सही है। 50 का जवाब दीजिए। चारों कथनों को पढ़िए फिर आप लोग बताइए। शीतोष्ण पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं, बिल्कुल सही है। दृढ़काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड व आबनूस शीतोष्ण जो है सदाबहार वनों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। उष्णकटिबंधीय वनों को टैगा भी कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है। तो ये आपका गलत है। ठीक है, मतलब यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन में से निम्नलिखित में से कौन से कथन भूमध्य सागरीय वनस्पति के संदर्भ में सही है, बताइए। भूमध्य सागरीय वनस्पति के संदर्भ में आपको सही बताना है। फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। तो इसमें भूमध्य सागरीय वनस्पति के संदर्भ में आपका ये वाला सही है, ये वाला सही है। यानी कि यहाँ वन्य जीवन जो है कम है, और इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर एवं अंगूर जैसी नींबू वंश के फल पैदा किए जाते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बी आपका, सी आपका सही हो जाएगा। 51 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी मौसमी जो है पवनों का उदाहरण है इसमें। व्यापारिक पवने, पश्चिमी पवने और पूर्वी पवने और मानसूनी पवने। तो बताइए इसमें मौसमी पवनों का उदाहरण कौन सा है। 52 को जवाब दीजिए भाई सभी लोग। गुड इवनिंग सभी को, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो। मौसमी पवनों को उदाहरण इसमें आपका मानसूनी पवने हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ज्वार भाटा के संदर्भ में निम्नलिखित में से आपको विचार करना है। ये कथन दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। जैसे यहाँ पे पहला कथन क्या है कि जब चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तब ऊंचे ज्वार उठते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि जब सूर्य एवं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल भर बढ़ता है तब निम्नतम ज्वार भाटा होता है, और उच्च ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। तो इसमें कौन कौन सा सही है ये आपको बताना है। ज्वार भाटा के संदर्भ में कौन कौन सा सही है, फटाफट जवाब दीजिए भाई सब लोग। 53 का जवाब दीजिए सब लोग। ज्वार भाटा के संदर्भ में कौन कौन सा कथन इसमें सही है। तो यहाँ पे ये वाला कथन सही है, ये वाला कथन, ए व बी दोनों आपके सही हैं ज्वार भाटा के संदर्भ में। तो पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है, परंपरागत तरीके से घने जंगलों, गर्म व ठंडे रेगिस्तानों में आखेट संग्रहण, स्थानांतरित कृषि व ऋतु प्रवास हेतु लोग क्या बनाते हैं, स्थायी बस्तियां बनाते हैं या अस्थायी बस्तियां या अर्ध स्थायी या ना स्थायी या ना अस्थायी, कौन सी बस्तियां बनाते हैं वो। 54 का जवाब दीजिए सब लोग। गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाओ ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो ये जो है अस्थायी बस्तियां बनाते हैं, ठीक है, ऋतु प्रवास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ये से कारक प्रवास को प्रभावित करने वाला प्रतिकर्ष कारक है, इसमें कौन सा कारक है वो। ए बी या सी डी या सी बी या ए सी या ए डी, कौन कौन सा होगा बताइए, ऑप्शन भी देख लीजिए आप लोग। तो इसमें आपका जो सही होगा ये वाला, स्वास्थ्य की खराब सुविधाएं और अच्छे शैक्षिक संस्थान की अनुपस्थिति, यहाँ पे सी डी आपका सही हो जाएगा। तो 55 का जो ऑप्शन आपका सही होगा, दूसरा वाला आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। चलिए एक बार आप जो है पीडीएफ से रिवीजन जरूर कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह जनसंख्या में कार्यशील आयु समूह को दर्शाता है, 15 वर्ष से कम आयु या 15 से 65 या 30 से 60 या 30 से 75।
तो वो आयु जो समूह है आपका वो है 15 से 65। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, कथन वाले बहुत क्वेश्चन इसमें, और इसी तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिले, क्योंकि दिन का दिन जो लेवल है, कोई भी एग्जाम उठा के ले लीजिए, चाहे स्टेट लेवल का हो, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम का हो, ठीक है, चाहे वो टेट का एग्जाम हो, लेवल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। गेहूं, और ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपका जैसे आपका एसएसटी है, तो आपका जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहेगा, तभी आप ये सही तरीके से कर पाओगे। ठीक है, और इस तरीके के मैथ साइंस में भी आते हैं, साइंस में भी क्वेश्चन आते हैं ये वाले कथन वाले प्रश्न। तो जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो आप नहीं कर पाओगे इससे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना है, एनसीईआरटी बुक फॉलो करो, आप पढ़ो, अभी भी समय आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, गेहूं की फसल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चुनाव करना है आपको। 57 का राइट आंसर देने का प्रयास करो भाई सब लोग। बहुत अच्छे भाई। तो यहाँ पे ये सही है, ये सही है गेहूं की फसल के बारे में, कि यहाँ इसे जो है वर्धन काल में मध्यम तापमान ना व जो है वर्षा की आवश्यकता होती है, सभी को पता है गेहूं की फसल के लिए, और भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है, सभी को पता है। तो 57 का यहाँ पे ऑप्शन जो आपका सही होगा बी डी है, तो यहाँ पे चौथा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, गेहूं की फसल के बारे में आप सभी को पता रहा होगा, तभी आप इस प्रश्न को पढ़ लिए होंगे। तो ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है आपको, जल्दबाजी में उत्तर नहीं देना है। सांस्कृतिक विविधता के प्रति आदर रखते हुए इनमें से कौन सा कथन उचित है? अरुणाचल प्रदेश की महिलाएं मेखलार सादोर पहनती हैं, मणिपुर में महिलाएं फनेक पहनती हैं, गुजरात में महिलाएं फेरन पहनती हैं, कश्मीर में महिलाएं लंगा वोनी पहनती हैं। तो कौन सा कथन जो है इसमें उचित है? सांस्कृतिक विविधता के प्रति आपको बताना है, यही वाला केवल सही है कि महिलाएं जो हैं फनेक पहनती हैं मणिपुर में। ऑप्शन दूसरा वाला बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन पूर्वग्रह को दर्शाता है? बताइए, कौन सा कथन पूर्वग्रह को दर्शाता है? फटाफट जवाब दीजिए, 59 का जवाब दीजिए। पचास % से अधिक भारतीय गांव में रहते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये नहीं दर्शाता है पूर्वग्रह को। शहरी जीवन खर्चीला है, लोगों की कमाई का बड़ा हिस्सा किराए और आवागमन पर खर्च होता है, बट ये पूर्वग्रह को नहीं दर्शाता है, कथन सही है। कटाई के दिनों में गांव के लोग 12 से 14 घंटे खेतों पर काम करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और ये जो चौथा आपका कथन है, शहरी लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वे चालाक और भ्रष्ट होते हैं, ये आपका पूर्वग्रह को दर्शा रहा है कथन। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे निम्नलिखित राज्य विधानमंडल किस पर निर्णय ले सकता है? औरतों की सुरक्षा के लिए, अधिक पुलिसकर्मी लगाने के लिए, या भारतीय सेना में सैनिकों की भर्ती के लिए, या राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती, या विधानसभा में जो है किसानों की भलाई के लिए विधेयक प्रस्तुत करने के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? 60 का जवाब दीजिए सब लोग, फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। तो 60 का ऑप्शन यहाँ पे तीसरा ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्य विधानमंडल किस पर निर्णय नहीं ले सकता? राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती पर नहीं ले सकता, राज्य विधानमंडल निर्णय नहीं ले सकता। ठीक है ना, बाकी सभी में ले सकता है निर्णय राज्य विधानमंडल। चलिए भाई, अगला प्रश्न है, इसमें विचार करना है कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने जाति पूर्वग्रह को तोड़ने में सहायता की है, विद्यालय में सभी बच्चे अपने जो भोजन है एक साथ करते हैं, तो इसमें कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है आपको बताना है। तो यहां पे देखना, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने जाति पूर्वग्रह को तोड़ने में सहायता की है, बिल्कुल सही बात है, ये जाति पूर्वग्रह को तोड़ने में सहायता की है। और विद्यालय में सभी बच्चे अपना भोजन एक साथ करते हैं, ये भी आपका सही है, ए आर दोनों सही है, आर एक सही की व्याख्या भी कर रहा है यहाँ पे। तो 61 का पहला ऑप्शन बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, दिहाड़ी मजदूर एक प्रकार का स्थायी रोजगार है, या नियमित रोजगार है, या संविदात्मक रोजगार है, या अनियमित रोजगार है? बताइए, दिहाड़ी मजदूर एक प्रकार का क्या है? फटाफट जवाब दीजिए सब लोग, दिहाड़ी मजदूर एक प्रकार का क्या है भाई? तो दिहाड़ी मजदूर एक प्रकार का अनियमित रोजगार है, सभी को पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुदक्षिणा एक सरकारी फैक्ट्री में तदर्फ कर्मचारी है, इनमें से कौन सा वाक्य इसकी कार्य स्थिति की विशेषता के समीप है?
क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, फिर आप ऑप्शन को पढ़िए, फिर आप लोग जवाब दीजिए। सुदक्षिणा एक सरकारी फैक्ट्री में तदर्थ कर्मचारी है, इनमें से कौन सा वाक्य इसकी कार्य स्थिति की विशेषता समीप है? ये वाला। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने के 350 रुपए, देर तक और काम करने के लिए 50 रुपए मिलते हैं। ये आपका सही है, ठीक है। चलिए, इसके अतिरिक्त लोकतंत्र निम्नलिखित में से सभी की गुणवत्ता में सुधार करता है? आजीविका और व्यवसाय, या निर्णय लेना और जवाबदेही, या इच्छाएं और अपेक्षाएं, या शिक्षण और अधिगम। 64 को जवाब दीजिए सब लोग। इसके अतिरिक्त लोकतंत्र निम्नलिखित में से सभी की गुणवत्ता में सुधार करता है? इच्छाएं और अपेक्षाएं के अतिरिक्त जो है सभी में, जैसे आजीविका और व्यवसाय पर जो है सुधार करता है, निर्णय लेना और जवाबदेही की गुणवत्ता में सुधार करता है, ठीक है, लोकतंत्र और शिक्षण और अधिगम पर करता है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर आपको जो है विचार करना है। जैसे यहाँ पे संचार माध्यम और विज्ञापन के बीच में आपको जो है बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। संचार माध्यम के बारे में दोनों कथनों को पढ़िए, फिर आप लोग बताइए। एक कथन क्या कह रहा है? बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान व्याप्ति के लिए समाचारों के चुनाव में एक अहम भूमिका निभाते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? जनसंचार माध्यम राजस्व पाने के लिए विज्ञापनों पर जो है निर्भर रहता है। इसमें बताइए कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। तो 65 का यहाँ पे दोनों आपका सही हो जाएगा, ए व बी दोनों आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका तीसरा वाला सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग व्यक्ति के प्रति राज्य के कर्तव्यों से संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग व्यक्ति के प्रति राज्य के जो है कर्तव्यों से संबंधित है? नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, या संघवाद। भारतीय संविधान का कौन सा भाग व्यक्ति के प्रति राज्य के कर्तव्यों से संबंधित है? नीति निर्देशक तत्व आपका है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सितारा की कल एक महत्वपूर्ण परीक्षा है, लेकिन वही समय विंबलडन के फाइनल का जो है मैच है, और सितारा का ध्यान भटकना शुरू हो जाता है। उसकी बहन उसके असमंजस को देखते हुए सुझाव देती है कि कोई भी मैच नहीं देखेगा, बल्कि वे सब निश्चय करते हैं कि उसके बारे में सुबह समाचार पत्र में पढ़ सकते हैं। अगर हम उसकी बहन द्वारा लागू की गई समरूपता को भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो संविधान हमारे लिए इसकी क्या भूमिका निभाता है? यह हमारी रुचियों को शामिल करता है, यह हमारी पसंद और नापसंद को आदेशित करता है, यह हमें बुरी आदतों में पड़ने से बचाता है, यह हमें सनक में नुकसानदेह निर्णयों को लेने से बचाता है। 67 का जवाब दीजिए। बताइए भाई सब लोग, फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। 67 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये वाला आपका सही हो जाएगा कि यह हमें सनक में नुकसानदेह निर्णयों को लेने से बचाता है, ठीक है। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि यदि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों से संसद द्वारा पारित किसी कानून को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन के आधार पर निरस्त कर देता है तो यह क्या कहलाएगा? संघर्ष समाधान, न्यायिक पुनर्निरीक्षण, या जो है मौलिक अधिकार को लागू करना, या न्यायिक क्रियाशीलता, क्या कहलाएगा बताइए। तो यह न्यायिक पुनर्निरीक्षण कहलाएगा। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति पदानुक्रम का अर्थ क्या होता है? जाति पदानुक्रम का अर्थ क्या होता है? बताइए भाई सब लोग, जाति पदानुक्रम का अर्थ क्या होता है? और भी ऑप्शन देख लीजिए। बताइए भाई सभी लोग, जाति पदानुक्रम का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है एक सीढ़ी जैसी संरचना जिसमें सभी जाति समूहों को उच्चतम से निम्नतम जातियों में रखा जाता है, यही होता है जाति पदानुक्रम। ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक उच्च प्राथमिक कक्षा में सामाजिक विज्ञान अध्यापिका द्वारा हास्याकरण विषय पढ़ाते हुए कौन सा उद्देश्य कक्षा के लिए सर्वाधिक उचित रहेगा? बताइए कौन सा उचित रहेगा। तो ये तीनों आपके रहेंगे,
छात्र हाशियाकरण के कारक तत्वों को पहचान पाएंगे और छात्र हाशियाकरण पहलुओं को जान पाएंगे। एंड छात्र जो है सांस्कृतिक धरोहर संप्रदाय को जान पाएंगे। तो एबीसी आपका सही होगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में मुख्यतः शामिल तत्व हैं कौन से, बताइए। माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में मुख्यतः शामिल तत्व हैं। ये क्वेश्चन पहला भी करवा चुका हूं मैं। बताइए सभी लोग, माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में मुख्यतः शामिल तत्व कौन कौन से हैं। तो इसमें आपका इतिहास हो जाएगा, भूगोल हो जाएगा, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, ये चारों सब्जेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इतिहास विज्ञान की तरह का समर्थन करता है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है इतिहास विज्ञान की तरह का समर्थन करता है। फटाफट 72 को जवाब देंगे सब लोग। तो यहां पे जो चौथा वाला कथन है ये इतिहास विज्ञान की तरह का समर्थन करता है। जैसे यहाँ पे क्या है कि बाकी प्राकृतिक विज्ञानों की तरह इतिहास तत्वों को स्थापित करने और अर्थ लगाने के लिए अपनी तकनीकों को अनुसरण करता है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एकीकृत कक्षाओं में शिक्षा को कक्षा के भाग के रूप में निम्नलिखित में नहीं मिल सकता। असाधारण शिक्षार्थी या चौक डस्टर और शिक्षण सहायक सामग्री या स्मार्ट बोर्ड और उपकरण या प्ले स्टेशन। बताइए, एकीकृत कक्षाओं में शिक्षक को कक्षा के भाग के रूप में निम्नलिखित में से नहीं मिल सकता। तो प्ले स्टेशन नहीं मिल सकता उसको। ठीक है, ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान का अध्यापक आमतौर पर अलग अलग छात्रों को अलग अलग काम देता है, यह विश्वास करता है। बताइए, 74 का राइट आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए सब लोग। सामाजिक विज्ञान का अध्यापक आमतौर पर अलग अलग छात्रों को अलग अलग काम देता है, यह विश्वास करता है कि छात्रों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ओके, ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सी कक्षाई घटना छात्र की गरिमा का हनन करती है। बताइए सब लोग, 75 को जवाब दीजिए। कौन सी कक्षाई घटना छात्र की गरिमा का हनन करती है। छात्र को कक्षा में कमीज उतार कर रहने के लिए कहना, क्योंकि यह वह जो है विद्यालय बिना वर्दी पहने आया था। एक छात्र दूसरे छात्र से निजी व्यक्तिगत प्रश्न पूछता है। एक अध्यापक लड़कियों को क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित करता है। अध्यापक एक विद्यार्थी को दूसरे विद्यार्थी से क्षमा याचना मांगने के लिए कहता है, क्योंकि उसने दूसरे विद्यार्थी को चोट पहुंचाई है। तो पहला ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ये घटना छात्र की गरिमा का हनन करती है कि छात्र को कक्षा में कमीज उतार कर रहने के लिए कहना, क्योंकि यह विद्यालय बिना वर्दी पहने आया था। ठीक है, ये गरिमा का हनन कर रही है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, वांछित व्यवहार परिवर्तन के संदर्भ में निम्न में से किसे हमेशा उल्लेखित किया जाता है। सामान्य लक्ष्य, समान उद्देश्य, अनुदेशात्मक उद्देश्य, कौन कौन सा सही होगा। 76 का जवाब दीजिए। बताइए, वांछित व्यवहार परिवर्तन के संदर्भ में निम्न में से किसे हमेशा उल्लेखित किया जाता है। तो हमेशा अनुदेशात्मक उद्देश्य को जो है उल्लेखित किया जाता है। ठीक है, तो केवल सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा वाला। ठीक है, चलिए, सामाजिक विज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में चर्चा पद्धति का उपयोग किया जाता है जब पाठ दिलचस्प हो और विद्यार्थी विषय वस्तु के प्रति रुचि एवं उत्साह प्रदर्शित करते हो, या विद्यार्थी पढ़ना ना चाहते हो और उनकी रुचि बरकरार रखने हेतु, या ऐसी स्थिति होती है जिसमें मतभेद की गुंजाइश होती है, या शिक्षार्थियों को बदलाव की आवश्यकता होती है, या व्याख्यान विधि की एक रष्टा को तोड़ना चाहते हैं। बताइए भाई सभी लोग, 77 का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसी स्थिति होती है जिसमें मतभेद की गुंजाइश होती है। ठीक है ना, चलिए, इनमें से कौन सा कारक
कक्षा की लयात्मक को प्रभावित कर सकते हैं? बताइए कौन से कारक हैं जो कक्षा की लयात्मकता को जो है प्रभावित कर सकते हैं? 78 का जवाब दीजिए सब लोग। पीने के पानी की उपलब्धता, विद्यालय विशेष के स्थान और उस माह का मौसम, आवागमन के साधनों की उपलब्धता, वार्षिक उत्सव की तारीख, ये सभी कारक कक्षा की लयात्मकता को जो है प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सभी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, ABCD आपके सभी सही हो जाएंगे। निम्नलिखित प्रश्न सामान्यतः सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रयोग किए जाते हैं। उन प्रश्नों का चयन कीजिए जो समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए बृहत्तर क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं। इसमें केवल ये वाला सही होगा, ये वाला सही होगा। ठीक है, चलिए, तो BD आपका सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका तीसरा वाला सही हो जाएगा। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में सामाजिक और राजनीतिक जीवन की कक्षा में वर्णनात्मकता यानी कि आख्यान द्वारा डैश प्रोत्साहित होता है? आत्मनिरीक्षण प्रोत्साहित होता है, या चर्चा करना, या तर्क शक्ति, व्याख्या? बताइए, 80 का जवाब दीजिए। 10 प्रश्न और बचे हुए हैं, फटाफट जवाब दीजिए। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। तो इसमें देखिए आपका जो है पहला विकल्प ही सही हो जाएगा, यानी कि A व B। ठीक है, चर्चा करना और आत्मनिरीक्षण। ठीक है, चलिए, सामाजिक विज्ञान क्लब किसके सहयोग से जो है चलाया जाता है? बताइए, सामाजिक विज्ञान क्लब किसके सहयोग से चलाया जाता है? तो यह जो है सामाजिक अध्ययन शिक्षण और स्कूल में जो है स्कूल के छात्रों से चलाया जाता है, सामाजिक विज्ञान क्लब। 81 का ऑप्शन यहाँ पे दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन में इकाई विश्लेषण केंद्रित है। सामाजिक अध्ययन में इकाई विश्लेषण केंद्रित है थीम आधारित संप्रदायों की जो है बेहतर समझ पैदा करने के लिए, या रोचक अधिगम शिक्षण प्रक्रिया विकसित एवं प्रोत्साहित करने हेतु, या संपूर्ण विषय वस्तु को विभिन्न पाठों प्रकरणों में विभाजित करने के लिए, या इकाइयों को बहु विषयक अस्तित्व में प्रस्तुत करने के हेतु। 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए सब लोग। तो सामाजिक अध्ययन में इकाई विश्लेषण केंद्रित है, ये थीम आधारित संप्रदायों की बेहतर समझ पैदा करने के लिए जो है विश्लेषित है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, सेकेंडरी स्रोतों के उदाहरणों में शामिल है। बताइए, सेकेंडरी स्रोतों के उदाहरणों में शामिल है क्या? क्या क्या शामिल है बताइए सब लोग। सेकेंडरी स्रोतों के उदाहरणों में शामिल है, तो इसमें पत्र शामिल है, डायरी, फोटो, कलाकृतियां और साक्षात्कार शामिल हैं। पहला ही ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, परियोजना पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइए, परियोजना पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? यह सामाजिक अनुभव के सिद्धांत पर आधारित है, परियोजना पद्धति। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गतिशील चरण में जो है शिक्षार्थियों को सीखने में उनकी प्रगति के प्रति जागरूक होने में मदद करेगा? निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, प्लेसमेंट मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन? निर्माणात्मक मूल्यांकन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए भाई, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, एक भावी शिक्षक निर्देशात्मक उद्देश्यों में से एक को लिखता है, छात्र सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ICT के लाभों का मूल्यांकन करने में सक्षम होंगे, या उद्देश्य किस क्षेत्र में आएगा? याद रखना, संश्लेषण, समझ या मूल्यांकन? बताइए, किस उद्देश्य के क्षेत्र में आएगा? तो ये आएगा मूल्यांकन के क्षेत्र में। ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप जो है क्या सोचते हैं कि आस पास पड़ोस की दुकानें कैसे सामान प्राप्त करती हैं? कुछ उदाहरण से ज्ञात करें और व्याख्या करें। यह प्रश्न छात्रों की किस योग्यता का जो है मूल्यांकन करता है? अनुभवों और तुलना करना का, या जो है परिस्थितियों से पता लगाना, या विपरीत उत्तर पाना, या विभिन्न संदर्भ में अवधारणा लागू करना? 87 का जवाब दीजिए। 87 का यहाँ पे आपका जो सही होगा, यह प्रश्न छात्रों की जो है विभिन्न संदर्भों में अवधारणा लागू योग्यता का मूल्यांकन करता है। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी मैदानों में बड़ी संख्या में लोग क्यों रहते हैं?
यह प्रश्न छात्रों की किस योग्यता का जो है मापन करता है, बताइए। तो ये प्रश्न जो है छात्रों की तर्क शक्ति योग्यता का मापन करता है, ठीक है ना। ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक को पुरातत्व कब्र स्थलों के विषय में अनुमान लगवाते हुए निम्नलिखित जानकारी के अवसर अवश्य प्रदान करने चाहिए, क्योंकि ज्ञात जो है प्राचीनतम लोगों की सांस्कृतिक रीति रिवाजों को जानना है, या जो है ज्ञात प्राचीनतम लोगों के दफनाने के तरीकों के चयन वरीयताओं को जानना, या मृतक के साथ दफनाई गई वस्तुओं को की जो है सूची बनाना, या प्राचीन समाज में सामाजिक भिन्नता और स्तर की समझ विकसित करना। ये चौथा वाला आपका सही हो जाएगा, ये वाला, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विविधता और भेदभाव विषय के शिक्षण के दौरान छात्रों में विश्लेषणात्मक क्षमताओं के विकास को सूचित करता है। तो ये वाला है दूसरा वाला, कि यह समझाने में समर्थ होना कि कैसे परस्पर निर्भरता सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देता है। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है एसएसटी की क्लास। कैसी रही क्लास, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स में। और 60 में से जितने भी क्वेश्चन करेक्ट हुआ करें आप लोग जरूर बताया करो। और भी सब्जेक्ट की क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। लास्ट में आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि दांडी मार्च की शुरुआत जो है कब हुई थी और कहां से हुई थी, किस आश्रम से हुई थी, इसके बारे में जरूर बताना आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।